हेलो विद्यार्थियों, मैं दयावती, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरेड़ी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी एजुसेट ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग में। विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के साथ आपकी जो राष्ट्रीय आय मापने की आय विधि है उस विधि से संबंधित कुछ संख्यात्मक उदाहरण, कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। हम राष्ट्रीय आय को मापने की तीनों विधियों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। हमारी तीन विधियां थी, आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वृद्धि विधि। इन तीनों विधियों से संबंधित हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, हमने उन सबको समझा। आज आय विधि के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो एक विधि को जब हम करते हैं तो न्यूमेरिकल कम हो पाते हैं, तो आज आय विधि से संबंधित न्यूमेरिकल ही इस कक्षा के अंदर आपके साथ किए जाएंगे। तो विद्यार्थियों, न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले आय विधि के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आय विधि क्या होती है? तो आय विधि के अंतर्गत जब हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं तो किस तरह से हम मापते हैं? तो आय विधि के अंदर हम सबसे पहले तीन चीजों को देखेंगे। एक कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा परिचालन अधिशेष और तीसरी मिश्रित आय। इस सभी के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए हम यहाँ पर ब्रीफ में करेंगे। कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंदर कई चीजें आती हैं, जैसे इसके अंदर नकद मजदूरी, इसे नकद मजदूरी को हम वेतन भी इसकी जगह पर हमें मिल सकता है। नकद मजदूरी, वेतन, सैलरी, ये सब हम कह सकते हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत सबसे पहले नकद मजदूरी। दूसरी चीज इसके अंतर्गत क्या आएगी नकद मजदूरी के अलावा? सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान, ये भी किसके अंतर्गत आती है? ये भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत ही आती है। तीसरी चीज क्या आएगी? तीसरी चीज होगी हमारी किस्म के रूप में आय। किस्म के रूप में आय, या हम इसे क्या कह सकते हैं? बोनस भी कह सकते हैं। और चौथी चीज जो यहाँ पर होगी वो होगी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन। तो विद्यार्थियों, ये चार चीजें अगर हमें अलग अलग से दे रखी हैं तो हम इन चारों चीजों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगी? हमारी कर्मचारियों का पारिश्रमिक बन जाएगा। कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत ये चार चीजें आती हैं, नकद मजदूरी, वेतन या फिर मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान, किस्म के रूप में आय और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन। अगर हमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक दिया हुआ है तो हमें ये चार देखने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं है, इनमें से कोई दो है या कोई तीन है या कोई एक है, तो जो भी हमें जितना भी दिया हुआ है उसे हम किसकी जगह लेंगे? कर्मचारियों के पारिश्रमिक की जगह पर। दूसरी चीज क्या होगी हमारी? प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं हमारी। पहले नंबर पर लगान, दूसरे नंबर पर ब्याज, और तीसरे नंबर पर जो चीज आएगी हमारी वो होगी हमारी लाभ। इन तीनों को जोड़ने से क्या बन जाएगा? हमारा प्रचालन अधिशेष बन जाएगा। लगान के स्थान पर हमें किराया और रॉयल्टी शब्द भी हो सकता है। लगान के स्थान पर किराया या रॉयल्टी, तो लगान के दो आगे और भाग हो सकते हैं, किराया और रॉयल्टी। किराया और रॉयल्टी को जोड़ेंगे तो हमारा लगान बन जाएगा। ब्याज के रूप में ही दिया जाता है। और तीसरी चीज क्या है हमारी? लाभ। जो लाभ होता है इसके भी तीन भाग होते हैं, तो ये अलग अलग से तीन भाग भी हो सकते हैं। लाभांश, लाभ के तीन भाग, लाभांश, निगम कर, और तीसरी चीज क्या होगी हमारी? अवितरित लाभ। तो विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है, लाभ के तीन भाग, लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ। लाभांश लाभ का वो हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर होते हैं, जो भागीदार होते हैं, उनके बीच में आपस में बांटा जाता है। तो लाभांश लाभ का वो हिस्सा जो जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी उद्यमी भागीदार हैं, उनके अंदर आपस में बांटा जाएगा। निगम कर लाभ का वो हिस्सा होता है जो लाभ के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स के रूप में जिसका भुगतान किया जाता है। तो ये भी लाभ का हिस्सा है, लाभ के ऊपर लगने वाला टैक्स। और तीसरा जो है अवितरित लाभ, यानी कि ये लाभ का वो हिस्सा है जिसे आपस में बांटा नहीं जाता बल्कि रख लिया जाता है, ताकि भविष्य में इमरजेंसी के टाइम पर वहां से इसका प्रयोग किया जा सके। तो लाभ के तीन भाग, लाभांश, निगम कर, अवितरित लाभ, इन तीनों को मिलाने से क्या बनेगा हमारा? लाभ। इसके अंदर हम ब्याज को जोड़ेंगे, इसके अंदर हम लगान को जोड़ेंगे, लगान नहीं है तो उसके अंदर किराया और रॉयल्टी को जोड़ेंगे, और इन सब को जोड़ने से क्या बनेगा हमारा? प्रचालन अधिशेष।
ऐसे ही अगर प्रचालन अधिशेष हमें दे रखा है तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर ये सभी चीजें पहले से विद्यमान हैं। लेकिन अगर प्रचालन अधिशेष नहीं है तो हमें ये हिस्से ढूंढने पड़ेंगे और इनको जोड़कर हम प्रचालन अधिशेष निकालेंगे। अगर सारे के सारे हिस्से नहीं है, कोई दो है, जैसे लगान और ब्याज दे रखा है तो लगान और ब्याज को जोड़ेंगे, वही हमारा प्रचालन अधिशेष बन जाएगा। अगर ब्याज और लाभ दे रखा है तो उनको हम जोड़ेंगे, वो हमारा प्रचालन अधिशेष बन जाएगा। लाभ भी आगे टुकड़ों में दिया हुआ हो सकता है। तो ये हुआ प्रचालन अधिशेष। और तीसरी चीज मिश्रित आय। मिश्रित आय का अर्थ है कि जो स्वयं नियोजित जो उद्यमी होती हैं, जैसे कोई दुकानदार है, जैसे कोई डॉक्टर है, जैसे किसी की कोई नाई की दुकान है, इस तरह से जो अपने स्वयं के जो काम धंधे होती हैं उनसे जो आय प्राप्त होगी वो सभी प्रकार की आय किसके अंदर आएगी? मिश्रित आय के अंतर्गत। तो बच्चों, जब हम आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, नंबर 2 पर प्रचालन अधिशेष और नंबर 3 पर मिश्रित आय, इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं, जब कर्मचारियों के पारिश्रमिक को, प्रचालन अधिशेष को और मिश्रित आय को जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट के ऊपर प्राप्त होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। कारक लागत पर मिलेगा हमें एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है ये हमारा कारक लागत पर, शुद्ध घरेलू है ये, डोमेस्टिक है, तो इसलिए हम इसके अंदर विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम इसके अंदर जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो राष्ट्रीय आय कब निकलेगी? जब हम इसके अंदर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे, तो वो हमारी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का तरीका, इन तीनों को हम जोड़ेंगे और जोड़कर उसके अंदर नफिया यानी कि विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे। विदेशियों ने हमारे देश के अंदर कितनी आय प्राप्त की और हमारे देशवासियों ने विदेशों के अंदर कितनी आय प्राप्त की, उसका अंतर क्या होता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यानी कि नफिया, उसे जब हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जोड़ देंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय आ जाएगी कारक लागत पर। अब अगर हमें ये हमारी शुद्ध आय है, अगर हमें सकल पर जाना है तो हम इसके अंदर मूल्य ह्रास को जोड़ेंगे, डेप्रिसिएशन को जोड़ेंगे। और अगर हमें बाजार कीमत पर जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के ऊपर जाना है, तो हम इसके अंदर प्लस करेंगे नेट, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो ये ब्रीफ में हमने थोड़ा सा पढ़ा आय विधि के बारे में। अब इससे संबंधित कुछ उदाहरण जो है वो हम करेंगे। तो बच्चों, यहाँ हमने आय विधि का एक एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण लिया है, इसे हम आय विधि से सोल्व करेंगे। तो इस उदाहरण के अंदर सबसे पहले स्वनियोजितों की मिश्रित आय है। तो स्वनियोजित यानी कि ये हमने पढ़ा था, मिश्रित आय हमारी आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का कंपोनेंट है। मिश्रित आय, कर्मचारियों का मुआवजा, यहाँ पर मुआवजा लिखा हुआ है, मुआवजा यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जो कि हमारा पहला कंपोनेंट था। और शेष विश्व से प्राप्त निवल कारक आय, ये हमारा क्या है? नफिया, जिसे हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ शेष विश्व, ये वही है। और ये आयात, निर्यात, ये अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, आर्थिक सहायता, लगान, ब्याज व लाभ। अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि लगान, ब्याज व लाभ, यहाँ पर प्रचालन अधिशेष नहीं लिखा, उसके स्थान पर क्या आ गया? लगान, ब्याज व लाभ। तो ये आप लोगों को देखकर समझना है कि प्रचालन अधिशेष या लगान, ब्याज और लाभ एक ही अर्थ है। प्रचालन अधिशेष में ये तीनों ही होते हैं। और लास्ट में है स्थिर पूंजी का उपभोग, यानी कि मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन। इस एग्जाम्पल से हमें करना क्या है, निकालना क्या है? हमें निकालनी है जीडीपी, और वो भी मार्केट प्राइस के ऊपर। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम कैसे निकालेंगे? आय विधि के द्वारा। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जो कि यहाँ पर है। तो ये हमारा 240 कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसके अंदर प्लस करेंगे हम प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष की जगह पर यहाँ लगान, ब्याज और लाभ है, जो कि 100, ये करोड़ों में है हमारी, तो इसे हम इसके अंदर प्लस कर देंगे। फिर तीसरी चीज थी हमारी मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, जो कि पहले नंबर पर दे रखी है 280 करोड़। तो ये तीनों कंपोनेंट हमारे हो गए। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? हमारा एनडीपी बनेगा एट फैक्टर कॉस्ट पर। तो हम इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद हमारा ये बनेगा 520। 520 जो है वो क्या है हमारा? 520 नहीं, हमारा 620 बनेगा। 620 ये क्या है? हमारा एनडीपी है, और वो भी किस पर है? फैक्टर कॉस्ट पर। लेकिन हमें निकालना क्या है?
हमें तो जीडीपी निकालना है मार्केट प्राइस पर, तो हमें नेट यानी कि नेट पर है, हमें ग्रोस पर जाना है। तो उसके लिए हमें क्या प्लस करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास या स्थिर पूंजी का उपभोग। तो स्थिर पूंजी का उपभोग ये सबसे लास्ट में दे रखा है 40, तो ये हम इसके अंदर प्लस करेंगे 40, तो ये हमारा 660 हो गया। तो अब ये हमारा एनडीपी नहीं, अब हमारा ये जीडीपी हो गया और फैक्टर कॉस्ट पर हो गया। अब जीडीपी तो हो गया, लेकिन हमें किस पर निकालना है, मार्केट प्राइस पर, बाजार कीमत पर। ये हमारा फैक्टर कॉस्ट पर है, तो बाजार कीमत पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को हम प्लस करेंगे और जो सब्सिडी दे रखी है उसे हम माइनस करेंगे। तो अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स ये हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि कितने हैं हमारे, इनडायरेक्ट टैक्स ये हमारे 10 है, ये रहे इनडायरेक्ट टैक्स है ये हमारे। और आर्थिक सहायता, ये हमारी आर्थिक सहायता है, ये आर्थिक सहायता 10 है और इनडायरेक्ट टैक्स हमारे 90 है। ये इस तरह से है, ये अप्रत्यक्ष कर, ये आर्थिक सहायता। तो अप्रत्यक्ष करों में से जब हम सब्सिडी को, आर्थिक सहायता को माइनस करेंगे तो वो हमारा निट निकलाएगा। तो 90 माइनस 10 80, 80 हमारा क्या है, निट। तो निट को अगर हम इसके अंदर प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये मार्केट प्राइस की जगह पर हमारी क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट की जगह पर मार्केट प्राइस। तो इसके अंदर जब हम ये प्लस करेंगे तो ये हमारा 740 करोड़, ये क्या आ गया हमारा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो हमें यही निकालना था। तो विद्यार्थियों, अब यहाँ हमने दूसरा उदाहरण लिया है, क्योंकि इस कक्षा के अंदर हम आय विधि से संबंधित कई सारे उदाहरण करेंगे। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 है। इस उदाहरण के अंदर यहाँ पर किराया और रॉयल्टी, किराया और रॉयल्टी, जैसा कि आप सभी को पता है किराया और रॉयल्टी किसके भाग हैं, प्रचालन अधिशेष के। तो प्रचालन अधिशेष के किराया और रॉयल्टी 15 करोड़, करोड़ में है ये। वेतन और मजदूरी जो कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा है 700 करोड़। विदेशों से निवल कार्यकार यानी कि नफिया, ये -10 है, ये -10, अर्थात हमारे देशवासियों ने जो विदेशों में कमाया वो कम था और दूसरे देशवासियों ने जो हमारे देश से कमाया वो अधिक था, तो इसलिए ये उनका अंतर होता है, तो ये माइनस में है। सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान, ये भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा है, जो कि कितना है 50 करोड़ और प्रचालन अधिशेष 60 करोड़। अब ये हमें गिवन है, दिया हुआ है, हमें इससे निकालना क्या है, हमें निकालनी है एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि क्या निकालनी है हमें, राष्ट्रीय आय निकालनी है, नेट नेशनल प्रोडक्शन निकालना है हमें फैक्टर कॉस्ट पर। तो कैसे निकालेंगे, आय विधि के द्वारा। सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक अब यहाँ पर सीधे सीधे नहीं है, ये वेतन और मजदूरी जो है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का एक हिस्सा है, कंपोनेंट है। ऐसे ही सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, ये भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का एक हिस्सा है, किसके रूप में आए, और जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन है वो यहाँ पर नहीं दे रखी, तो वो नहीं दे रखी, इट मीन्स वो शून्य है। हम इन 2 को लेंगे और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो हम 700 करोड़ प्लस क्या करेंगे, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान यानी कि 50 करोड़, इसे प्लस करेंगे, ये क्या बन गया हमारा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। दूसरे नंबर पर अब हमें क्या देखना है, प्रचालन अधिशेष। आप प्रचालन अधिशेष में किराया और रॉयल्टी प्रचालन अधिशेष का हिस्सा है, आप सभी को पता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि प्रचालन अधिशेष यहाँ अलग से दे रखा है। तो जब इस तरह से प्रचालन अधिशेष अलग से दे रखा है तो हमें इसे नहीं देखना, क्योंकि हम सभी को पता है प्रचालन अधिशेष के अंदर लगान भी होता है, ब्याज भी होता है, लाभ भी होता है, और लाभ के 3 हिस्से होते हैं, तो वो सब यहाँ इसके अंदर ऑलरेडी है। किराया और रॉयल्टी ये भी इस 60 करोड़ के अंदर ही शामिल है, तो हम इसे नहीं लेंगे, हम इसे लेंगे प्रचालन अधिशेष 60 करोड़। प्रचालन अधिशेष हो गया। इसके बाद तीसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, मिश्रित आय। अब मिश्रित आय यहाँ कहीं पर भी नहीं दे रखी, इट मीन्स मिश्रित आय क्या हो गई, शून्य, हम उसे शून्य मान लेंगे। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इन सबको जोड़ने से एनडीपी बनेगा एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर बनेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, इन तीनों को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है, आय विधि में हमें एनडीपी प्राप्त होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है कारक लागत पर। तो हम इनको जोड़ते हैं तो ये हमारा हो गया 810, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, राष्ट्रीय आय हमें निकालनी है। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं विदेशों से शुद्ध साधन आय यानी कि नफिया,
और नफिया कितना है यहाँ पर नफिया है -10 करोड़। तो हम क्या करते हैं, हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्लस करते हैं किसे, नफिया को। लेकिन क्योंकि यहाँ नफिया माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होएगा। तो हम 810 में से माइनस की होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस की है। तो प्लस का निशान और माइनस के लिए निशान आप सभी को पता है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हम 10 करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 800 करोड़। ये जो 800 करोड़ है ये एनएनपी है, एट फैक्टर कॉस्ट है। तो विद्यार्थियों, ये हमने दूसरा उदाहरण देखा किस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अब हम इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें हम राष्ट्रीय आय को निकालेंगे। तो बच्चों, अब हमने ये तीसरा उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल 3 है ये हमारा, आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। इस उदाहरण में क्या है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक करोड़ों में है हमारा। कर्मचारियों का पारिश्रमिक 700 करोड़, सब रोजगार व्यक्तियों की मिश्रित आय 200 करोड़, प्रचालन अधिशेष 500 करोड़, स्थायी पूंजी का उपभोग 50 करोड़, निवल अप्रत्यक्ष कर यानी कि निट वो हमारा है 120 करोड़, और विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय यानी कि नफिया ये हमारा दिया हुआ है 50 करोड़। तो निकालना हमें इससे क्या है, हमें निकालना है बाजार भाव पर सकल देशीय उत्पाद। तो आप सभी को पता होना चाहिए बाजार भाव यानी कि मार्केट प्राइस, और सकल देशीय उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो हमें जीडीपी निकालना है और किस पर निकालना है, मार्केट प्राइस पर निकालना है। किस विधि से, आय विधि से। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। इसके अंदर तो सीधे सीधे हमारे कंपोनेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो कि कितना है हमारा 700 करोड़। दूसरे नंबर पर हम क्या देखते हैं, प्रचालन अधिशेष जो कि कितना है 500 करोड़। तो इसके अंदर 500 करोड़ प्रचालन अधिशेष को जोड़ेंगे। और तीसरी चीज है हमारी मिश्रित आय। मिश्रित आय भी दे रखी है 200 करोड़। इन तीनों को हम जोड़ देंगे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। इन तीनों को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगी एनडीपी एट फैक्टर प्राइस। तो एनडीपी एट फैक्टर प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी, हमने इनको प्लस किया 700 प्लस 500 1200 और ये हो गए हमारे 1400। अब इसके अंदर ये हमारी एनडीपी है और फैक्टर कॉस्ट पर है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें जीडीपी निकालनी है मार्केट प्राइस पर। तो एन से जी पर जाने के लिए हम क्या प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन यानी कि स्थायी पूंजी का उपभोग जो कि दिया हुआ है 50 करोड़। तो प्लस कर देते हैं हम इसके अंदर डेप्रिसिएशन 50 करोड़। तो ये हमारा जीडीपी बन जाएगा, जीडीपी बन गया हमारा 1450। लेकिन ये क्या है, ये जीडीपी तो बन गया लेकिन ये अब भी किस पर है, फैक्टर कॉस्ट पर ही है। हमें किस पर जाना है, मार्केट प्राइस पर। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं निट प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसके अंदर हमारे अप्रत्यक्ष कर धनात्मक होते हैं और हमारी आर्थिक सहायता ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर निट ही दे रखा है, निवल अप्रत्यक्ष कर ही दे रखा है, अलग अलग से अप्रत्यक्ष कर अलग से आर्थिक सहायता नहीं दे रखी। हमें निट चाहिए होता है, वो यहाँ पर सीधे सीधे दे रखा है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर जाना है तो हम क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे निट को। तो 1450 के अंदर हम जोड़ेंगे किसे, निट जो कि हमारा 120 करोड़ है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मार्केट प्राइस के ऊपर। तो आप लोगों ने देखा कि हम आय विधि से जीडीपी एट मार्केट प्राइस बाजार भावों पर सकल घरेलू उत्पाद किस तरह से निकालते हैं। इसके बाद हम अगला उदाहरण लेते हैं। तो चलिए बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 4। इस उदाहरण के अंदर भी हम आय विधि से निकालेंगे। यहाँ पर दे रखा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक करोड़ों में 20,000 करोड़, प्रचालन अधिशेष 17,200 करोड़, मिश्रित आय 2,800 करोड़, विदेशों से निवल कारक आय यानी कि नफिया 9,000 करोड़, स्थायी पूंजी का उपभोग यानी कि डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास जो कि कितना है 2,000 करोड़। इसके बाद निवल अप्रत्यक्ष कर यानी कि निट NIT नेट निवल अप्रत्यक्ष कर 3,000 करोड़, और सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान 3500 3,500 करोड़। ये हमें स्टेटमेंट है, गिवन है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस।
तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एनडीपी निकालना है हमें आय विधि से, लेकिन किस पर? मार्केट प्राइस पर, फैक्टर कॉस्ट पर नहीं। जबकि जब आय विधि से जब हम निकालते हैं सीधे सीधे कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट पर प्राप्त होता है। तो इट मीन्स हमें कारक लागत से बाजार कीमत पर जाना होगा। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे वही कंपोनेंट कर्मचारियों का पारिश्रमिक सीधे सीधे दे रखा है 20,000 करोड़। इसके अंदर क्या प्लस करेंगे? प्लस करेंगे प्रचालन अधिशेष यानी कि 17,200 करोड़। और तीसरी चीज हमारी मिश्रित आय जो कि दे रखी है 2,800 करोड़। तो इनको हम जोड़ेंगे। इनको जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो 20,000 के अंदर हमने 7,200 जोड़ा तो 37,200 बन गए हमारे ये। और इसके अंदर फिर हम 2,800 जोड़ेंगे तो ये हमारे बन जाएंगे पूरे 40,000। तो 40,000 क्या है हमारा? 40,000 करोड़ एनडीपी है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट पर। और हमें निकालना क्या है? हमें मार्केट प्राइस के ऊपर जाना है। तो मार्केट प्राइस के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं माइनस नेट। नेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। माइनस कर देते हैं। 40,000 में से हम क्या माइनस करेंगे? नेट क्या है हमारा? निवल अप्रत्यक्ष कर 3,000 करोड़ है। नेट कितना है हमारा? 3,000 करोड़। ये प्लस होएगा भाई, प्लस करेंगे हम इसको। तो क्योंकि प्लस करते हैं हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर, तब हम फैक्टर कॉस्ट से किस पर जाते हैं? मार्केट प्राइस पर जाते हैं। तो 40,000 में 3,000 को प्लस करेंगे तो ये हमारा आ गया 43,000 करोड़। ये क्या है हमारा? एनडीपी है मार्केट प्राइस पर। जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाते हैं, बाजार कीमतों पर जाते हैं, तो हम निट को जोड़ते हैं ना कि घटाते हैं, क्योंकि बाजार कीमतों के अंदर अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है और आर्थिक सहायता माइनस होती है। तो इसलिए जब फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम जोड़ेंगे निट को निवल अप्रत्यक्ष कर को। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 4। अब चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 5। इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट वही ली है जो पिछली हमारे उदाहरण के अंदर थी। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय, विदेशों से निवल कारक आय यानी कि नफिया, निवल अप्रत्यक्ष कर, सामाजिक सुरक्षा के अंदर मालिकों का अंशदान और स्थायी पूंजी का उपभोग। उसी उदाहरण, उसी स्टेटमेंट से हम 2 और चीजें निकालेंगे। और वो चीजें क्या है? राष्ट्रीय आय और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय का आप सभी को पता है यानी कि एनएनपी, और वो भी फैक्टर कॉस्ट पर होती है। और जो दूसरी चीज है जीएनपी, वो भी हमारी किस पर है? फैक्टर कॉस्ट पर। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले राष्ट्रीय आय को निकालते हैं। तो राष्ट्रीय आय के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपने वही 3 कंपोनेंट देखेंगे। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरे नंबर पर प्रचालन अधिशेष, तीसरे नंबर पर मिश्रित आय। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो आप सभी को पता है हमें क्या मिलेगा? हमें एनडीपी प्राप्त होगा फैक्टर कॉस्ट पर। लेकिन हमें निकालनी क्या है? हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है। तो पहले ये करते हैं हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि 20,000 करोड़। इसके अंदर प्लस करेंगे प्रचालन अधिशेष यानी कि 17,200 करोड़। अब तीसरी चीज प्लस करेंगे मिश्रित आय जो कि कितनी है? 2,800। और इन तीनों को जोड़ने से हमें प्राप्त होगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इनको हम जोड़ते हैं। 20,000 में 7,200 जोड़े 37,200 प्लस ये करेंगे तो पूरे हमारे आ जाएंगे 40,000 करोड़। लेकिन ये क्या है? 40,000 करोड़ तो हमारा एनडीपी है, वो भी फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, जबकि हमें निकालनी क्या है? राष्ट्रीय आय एनएनपी। तो इसके अंदर एक और चीज हमें प्लस करनी पड़ेगी और वो क्या है? नफिया, विदेशों से शुद्ध कारक आय। तो जब इसके अंदर हम नफिया को प्लस करेंगे जो कि हमारा कितना है? 9,000। तो 9,000 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय आएगी और वो कितनी हो जाएगी हमारी? 49,000 करोड़, 49 करोड़। ये क्या है? हमारी राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के लिए हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि इन 3 कंपोनेंट्स के अंदर नफिया को भी प्लस करेंगे, विदेशों से शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे। अगली चीज क्या निकालनी है हमें? जीएनपी। ये क्या थी हमारी? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर यानी कि राष्ट्रीय आय। और दूसरी चीज जो निकालनी है वो क्या है? जीएनपी, वो भी किस पर? फैक्टर कॉस्ट पर। तो थोड़ी सी ध्यान देने की बात है, एनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो ये भी है, सिर्फ हमें एन को जी में कन्वर्ट करना है, हमें नेट को ग्रोस में बदलना है। तो नेट को ग्रोस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं?
हम इस्तेमाल करेंगे डेप्रिसिएशन का, मूल्य ह्रास का, स्थायी पूंजी के उपभोग का। और क्या इस्तेमाल करेंगे, वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, मूल्य ह्रास को। तो कहां पर है, हम डेप्रिसिएशन को देखते हैं, ये है स्थायी पूंजी का उपभोग, ये हमारा डेप्रिसिएशन है, मूल्य ह्रास है, जो कि कितना है हमारा 2000 करोड़। तो 49,000 के अंदर हम प्लस कर देंगे 2000। तो 2000 को प्लस करने से 51,000 करोड़ में है ये हमारे क्या आ गई, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने समझा कि हम किस तरह से इनको निकालते हैं। और अब एक और उदाहरण लेते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट अलग है। सबसे पहले विदेशों से प्राप्त कारक आय, ये विदेशों से प्राप्त है बच्चों, से, यानी कि हमारे देशवासियों ने जो विदेशों के अंदर काम करते हैं अब्रोड में, तो उन्होंने वहां से कितना आय प्राप्त की, 10 करोड़। विदेशों को दी गई कारक आय, यानी कि जो विदेशी हैं और हमारे देश के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे देश के अंदर आय कितनी प्राप्त की, 20 करोड़। और इसके बाद ये सब नियोजितों की मिश्रित आय, किराया, रॉयल्टी, ब्याज और लाभ, मजदूरी, वेतन, स्थिर पूंजी का उपभोग और मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान। ये स्टेटमेंट है, गिवन है, हमें निकालनी है राष्ट्रीय आय, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो चलिए निकालते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही अपने 3 कंपोनेंट देखेंगे। अब सीधे सीधे हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पर नहीं दे रखे, हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक देखते हैं। कर्मचारियों के पारिश्रमिक में सबसे पहले होती है हमारी मजदूरी और वेतन, जो कि कितनी है, 110 करोड़ मजदूरी और वेतन। और क्या थे हमारे इसके कंपोनेंट, मजदूरी और वेतन किस्म के रूप में आय यहाँ पर नहीं है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आय नहीं है यहाँ पर, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, ये कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही एक हिस्सा है 10 करोड़, ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब दूसरी चीज प्रचालन अधिशेष, प्रचालन अधिशेष भी यहाँ पर सीधे सीधे नहीं है, तो उसके स्थान पर किराया और रॉयल्टी, सबसे पहले ये दे रखा है हमें 40 करोड़ किराया और रॉयल्टी। इसके अलावा ब्याज और लाभ होता है, वो भी दे रखा है, तो वो है हमारा 20 करोड़। तो ये हमारा प्रचालन अधिशेष हो गया इन दोनों को जोड़ने के बाद। तीसरी चीज मिश्रित आय, मिश्रित आय यहाँ पर सब नियोजितों की मिश्रित आय अलग से दे रखी है, जो कि कितनी है, 120 करोड़। तो ये तीनों चीजें हमारी हो गई यहाँ पर। ये हो गया हमारा कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और ये हमारी मिश्रित आय। तो इनको जोड़ते हैं, जोड़ने से हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बनेगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो वो कितना हो गया हमारा, ये हमारे हमने अभी 3 ही जोड़े हैं, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 110 में 10 जोड़े 120, 120 प्लस 40 160 और 180 और ये हो गए हमारे पूरे 300 करोड़। 300 करोड़ ये क्या है, हमारा एनडीपी है फैक्टर कॉस्ट पर। लेकिन हमें निकालना क्या है, एनएनपी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, नफिया। नफिया यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन विदेशों से प्राप्त और विदेशों को दी गई आय हमें दे रखी है। तो बच्चों नफिया हम कैसे निकालते हैं, नफिया हम निकालेंगे कि हमारे देशवासियों ने कितनी कमाई, हमारे देशवासियों ने कमाई 10 करोड़ और हमने विदेशियों को कितनी दी, वो 20 करोड़, यानी कि ये हमने दी है, ये हमें प्राप्त हुई है प्लस, और ये हमने दी है, ये माइनस की। तो इनका अंतर कितना आ गया, -10 करोड़। तो ये -10 ये क्या है हमारा नफिया। तो नफिया को हम प्लस करेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर, तब हमारी क्या आएगी, तब हमारी एनएनपी आएगी, राष्ट्रीय आय आएगी फैक्टर कॉस्ट पर। तो 300 के अंदर हमने प्लस किया -10, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा 290 करोड़। तो बच्चों ये 290 करोड़ जो है ये क्या है, हमारी राष्ट्रीय आय है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। तो बच्चों आप सभी ने देखा और हमने बहुत सारे उदाहरण आय विधि के द्वारा किए। कुछ एकाध न्यूमेरिकल्स जो रह जाते हैं उनकी आप सभी को स्वयं तैयारी करनी है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।